अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? फाइनल ईयर आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आवाज़ आ रही है। ओके। अच्छा, आज हम इंशाल्लाह न्यू यूनिट वन का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यूनिट वन का एफ पार्ट है ये, डेथ एंड डाइंग। ठीक है। डेथ एंड डाइंग। चले, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 17 स्टूडेंट्स अभी आए हैं। ओके। डेथ एंड डाइंग आज हम पढ़ेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आज के सेशन में हमने क्या सीखना है? तो आज के सेशन में हम टेंटोलॉजी को डिफाइन करेंगे। ठीक है। डेथ को डिफाइन करेंगे, डेथ के फिनोमिना को डिफाइन करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम जो कॉबलर रोज ने स्टेजेस दिए थे डेथ के साथ कोप हमने कैसे करना है, ठीक है, या डाइंग पेशेंट जो है वो किन किन स्टेजेस से गुजरता है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है कि कॉमन फियर्स अबाउट डेथ। डेथ जब एक डाइंग पेशेंट है, या ठीक है, या एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि हम डेथ से डरते क्यों है। ठीक है। तो डेथ से डरना, ठीक है, या डेथ से जो कॉमन फियर्स हमारे अंदर आ रहे हैं, ये कौन कौन से हैं। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे इनलिस्ट कॉमन बॉडी रिस्पॉन्सेज इन चेंजेस नियर डेथ। जब पेशेंट जो है वो डाइंग स्टेज में होता है, जब आप जो है वो डाइंग स्टेज में होते हो, ठीक है, आप कोई बंदा जो है वो डेथ की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसका उसकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस के साथ ये बंदा जो है ये किस तरह रिस्पॉन्स करता है, ये हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो है वो आपने एक टर्मिनली इल पेशेंट को नर्सिंग केयर क्या देना है और ब्रीवमेंट क्या है। ठीक है। आई थिंक 21 स्टूडेंट्स आ गए, चले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया, 10 मिनट हो गई हैं। तो सबसे पहले टेंटोलॉजी। व्हाट इज टेंटोलॉजी? टेंटोलॉजी क्या है? टेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेथ, द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडी ऑफ द फिनोमिना ऑफ डेथ एंड ऑफ साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म फॉर कोपिंग विद डेथ। टेंटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? टेंटोलॉजी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हमने पढ़ना है कि असल में डेथ है क्या, फिनोमिना ऑफ डेथ हमने पढ़ना है कि ये जो डेथ है ये असल में है क्या। ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही है और हम उसके साथ कोप कैसे करते हैं, हमारे अंदर कौन कौन से साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स चलते हैं डेथ के साथ कोप करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल एक डाइंग पेशेंट है, वो किस तरह कोप करता है, उसकी फैमिली किस तरह कोप करती है, ठीक है, और उसके डेथ के बाद उसकी फैमिली जो है उस चीज को किस तरह एक्सेप्ट करती है। ठीक है। ये क्या है? ये टेंटोलॉजी है। व्हाट इज डेथ? डेथ असल में है क्या? सो डेथ इज अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, वन दैट वी विल ऑल इवेंचुअली फेस। डेथ एक ऐसा यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जो है वो फेस करना है इवेंचुअली। कभी ना कभी जो है वो हर किसी ने फेस करना है, कभी कभी ना कभी हम सब ने जो है वो फेस करना है। तो डेथ क्या है? डेथ जो है ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। ठीक है। डेथ जो है वो एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है जो कि हम सब ने फेस करना है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, अब हम डेथ किस चीज़ को कहते हैं? ठीक है, हमारे पास जब भी हम हॉस्पिटल में होते हैं, ठीक है, जब आप आईसीयू में काम करते हो, आप लोगों ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो आईसीयू में काम किया होगा, आप लोगों की आईसीयू में ड्यूटीज़ लगी होगी। आईसीयू में आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, आईसीयू में हम कहते हैं कि ये पेशेंट जो है ना, इसका ब्रेन डेथ हो चुका है।
हालांकि पेशेंट जो है वो बेड पे पड़ा होता है, पेशेंट जो है वो वेंट पे पड़ा होता है, पेशेंट जो है उसको सपोर्ट चल रही होती है, उसको मेडिकेशन चल रही होती है, उधर जो है मोनीटर जो है वो बीप कर रहा होता है, मोनीटर के ऊपर लाइंस आ रही होती है। ठीक है, तो ये असल में है क्या? तो ये क्या है? ये जो लाइंस आ रही है मॉनिटर के ऊपर, या जो हम कह रहे हैं कि ये पेशेंट जो इस पेशेंट का ब्रेन डेथ हो चुका है लेकिन फिर भी ये आईसीयू में पड़ा है और उसको मेडिसिन वगैरह जा रही होती है। तो हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि असल में वो क्या चीज है। तो दो तरह का डेथ होता है, एक को हम कहते हैं फंक्शनल डेथ और दूसरे को हम कहते हैं ब्रेन डेथ। फंक्शनल डेथ क्या है? फंक्शनल डेथ इज द एब्सेंस ऑफ अ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। जब एक इंसान का हार्ट जो है ना वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है, वो रुक जाता है, हार्ट बिल्कुल बीट ही नहीं कर रहा। तो जब आपका हार्ट जो है वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है, वो बीट जो उसका है वो एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, और आपकी ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फंक्शनल डेथ, विच इज कॉल्ड फंक्शनल डेथ। एंड द नेक्स्ट वन इज ब्रेन डेथ। अब ब्रेन डेथ क्या है? Where brain activity is mere has become the medical mere of death, no possibility of restoring brain function. अब आप लोगों ने सुना होगा, या हम स्टार्ट से पढ़ के आ रहे हैं, स्टार्ट से हम एक चीज पढ़ते हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या ऑक्सीजन जो है वो बंद हो जाता है तो विद इन 2 to 4 मिनट जो है वो ब्रेन डेथ हो सकती है, या ब्रेन डेथ जो है वो हो जाती है। ठीक है, अब ये जो 2 to 4 मिनट में ब्रेन डेथ हो रही है, क्या इस ब्रेन डेथ की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाता है, या ऑर्गेनिज्म या जो भी बनता है? इमीडिएट साइन ऑफ डेथ मैं बताता हूँ किरण, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अभी हम आगे पढ़ेंगे इमीडिएट साइंस क्या है, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दो तरह की डेथ हो रही है, एक को हम कहते हैं फंक्शनल डेथ है, दूसरे को हम कहते हैं ब्रेन डेथ है। अब ब्रेन डेथ, ये जो आईसीयूज में मोस्टली पेशेंट्स होते हैं ना, जो हम कहते हैं कि यार, कुछ लोग आपको कहेंगे, सीनियर्स आपको कहेंगे ठीक है यार इस पेशेंट का कुछ नहीं होना, ये मतलब ये पेशेंट जो है ये इसका ब्रेन डेथ हो चुका है। आपके माइंड में आता है इसका ब्रेन डेथ हो चुका है, पेशेंट जो है वो इधर बेड पे है, पेशेंट जो है वो वेंट पे है, पेशेंट को जो है वो मेडिकेशन जा रही है, पेशेंट की जो है अगर हम प्रोब लगा ले तो उधर जो है वो रीडिंग्स आ रही है, ठीक है, मॉनिटर्स के ऊपर रीडिंग आ रही है। तो फिर डेथ कैसे है? तो डेथ ऐसे, उसकी ब्रेन एक्टिविटी जो वो बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, उसका रिवर्सल नहीं होता, ये पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। ब्रेन डेथ जो है, ब्रेन न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स की एक दफा डेथ हो जाती है वो परमानेंट टिश्यूज है, वो दोबारा जो है वो रीजनरेट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ब्रेन डेथ का पेशेंट, उसकी जो रीडिंग्स आ रही है, उसकी जो सारी चीजें आ रही है, वो किस चीज की वजह से? और उन मेडिकेशन की वजह से आ रही है, जो हम मेडिकेशन दे रही है, जिस जो हम सपोर्ट दे रही है उस पेशेंट को, वो सारी चीजें उसकी वजह से आ रही है। ठीक है, तो और जो फंक्शनल डेथ है, वो जो आम मतलब जो नॉर्मली या जो कॉमनली वर्ड यूज होता है डेथ के लिए, दैट इज फंक्शनल डेथ। जब आपका हार्ट बीट और आपकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल डेथ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब डेथ के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही है, मॉनिटर के ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सेज आ रही है, मॉनिटर के आपके ऊपर कौन कौन सी रीडिंग्स आ रही है, आप उन चीजों को देखती हो। पल्स का एक वेव बनता है, ठीक है, पल्स का एक वेव बनता है। इसके अलावा रिस्पिरेशन का एक अलग वेव बनता है, ब्लड प्रेशर का एक अलग वेव बनता है, ब्रेन एक्टिविटी का एक अलग वेव बनता है। ब्रेन एक्टिविटी का अक्सर मोस्टली हमारे इधर जो है हमारे जो नॉर्मल मॉनिटर्स है उसमें नहीं होता, लेकिन जो स्पेसिफिक होती है उसके लिए, ब्रेन एक्टिविटी के लिए भी एक स्पेसिफिक प्रोब लगाई जाती है। अब पल्स जो है, ये इधर देखो आप लोग, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये पल्स है, ठीक है, पल्स का इधर तक जो है वो वेव आ रहा है,
इसके बाद आराम आराम से जो है वेव खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, और नेक्स्ट पे जो है वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। तो पल्स जो है वो, इसका मतलब पल्स रुक गई है। द नेक्स्ट वन इज रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन का इधर तक वेव आ रहा था, ठीक है, और रिस्पिरेशन का यहाँ पे जो है वो स्टॉप हो गया। इसी तरह इसके साथ भी हुआ है, ठीक है, ब्लड प्रेशर का इधर तक जो है वो वेव आ रहा था, उसके बाद जो है वो लाइन बिल्कुल लीनियर लाइन आ रही है। सेम जो है वो ब्रेन एक्टिविटी के साथ होता है। ब्रेन एक्टिविटी का इधर जो है वो वेव बन रहा है और आगे जो वो लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें जो है ये स्टॉप हो जाती है। जो हम कह रही है ना, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इमीडिएट साइंस क्या है, तो ये सारी चीजें जो है वो स्टॉप हो जाएगी। पेशेंट जो है वो अनरिसेप्टिव हो जाएगा, ठीक है, पेशेंट अनरिसेप्टिव हो जाएगा, अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा आपको, ठीक है, उसे कुछ फील नहीं होगा। नेक्स्ट जो मेन साइन है वो क्या है, नो मूवमेंट एंड नो ब्रीदिंग। उसकी ब्रीदिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, उसकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सेस। उसके बाद हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सेस उसके बिल्कुल एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज अ फ्लैट इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईईजी। एक होता है ईसीजी, ठीक है, एक होता है, कि माउस खराब है, एक होता है ईसीजी, ठीक है, और एक होता है ईईजी। ये जो ईईजी है, अब ईईजी क्या है, ईईजी जो है ये है ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहते हैं इसे, ठीक है। जिस तरह ईसीजी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, वो कार्डियक का, हार्ट का हमें जो है वो एक पिक्चर देता है। लेकिन ईईजी ने क्या करना है, ईईजी ने हमें एक पिक्चर देना है ब्रेन का। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है या ईईजी जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। अनरिसेप्टिव मीन, अनरिसेप्टिव मीन शीतल, अनरिसेप्टिव का मतलब ये ना, रिसेप्टिव का मतलब क्या है, रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब क्या है, किसी स्टिमुलस को रिसीव करना, किसी स्टिमुलस को रिसीव करना, रिसेप्शन कहते हैं। तो अनरिसेप्टिव का मतलब ये है कि वो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी स्टिमुलस को रिसीव नहीं करेगा। एंड नो सर्कुलेशन टू आर विद इन द ब्रेन, ठीक है, कोई सर्कुलेशन नहीं आएगा, कोई जो है वो ब्रेन एक्टिविटी नहीं होगी। अच्छा, एक बच्ची का क्वेश्चन है ब्रेन डेथ की क्या साइन होगी, ब्रेन डेथ की ये साइन है कि ब्रेन एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ब्रेन एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, पेशेंट जो है वो बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन एक्टिविटी के बाद भी जो है ना, अब ये देखो एक चीज है, ब्रेन एक्टिविटी और ब्रेन के बाद जो है अगर ब्रेन एक्टिविटी स्टॉप हो गई है ना, तो बाकी डेथ जो फंक्शनल डेथ में ज्यादा टाइम नहीं लगता फिर। क्यों? क्योंकि सारी चीजें जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है ना। अब हार्ट ने सिर्फ पुश करना है ब्लड, लेकिन उसका सेंटर जो है वो भी तो ब्रेन में है, ठीक है। पेशेंट अगर मूव कर रहा है तो स्पाइनल कार्ड के बेस पे कर रहा है। स्पाइनल कार्ड को कौन दे रहा है मैसेज, ठीक है। कुछ चीजें जो है वो रिफ्लेक्सेस है, ठीक है, वहां से कंट्रोल होती है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं होती वहां से कंट्रोल, ब्रेन ने कंट्रोल करनी है, ठीक है। तो जब ब्रेन डेथ हो जाता है ना, तो इसका मतलब पेशेंट पेशेंट की डेथ हो गई है, क्योंकि वो रिवर्सल नहीं है। जब वो रिवर्सल नहीं है तो बाकी चीजें भी उसी की वजह से जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। मेन जो हम ब्रेन डेथ को मेजर करते हैं या ब्रेन डेथ को देखते हैं, वो हम देखते हैं इंसेफेलोग्राफी से, ठीक है, ईईजी से। ईईजी पे जो है वो बिल्कुल फ्लैट जो है वो वेव आ जाता है, वेव खत्म हो जाती है, सारा कुछ जो है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ डाइंग। अब डाइंग के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एलिजाबेथ कॉबलर रोज की एक थ्योरी पढ़नी है। अच्छा, एक चीज और, इसको हम कहते हैं कॉबलर रोज, इसको लोग मिक्स करते हैं कॉलबर्ग के साथ, ठीक है। तो वो क्या है, वो कॉलबर्ग है, कॉलबर्ग, ठीक है, वो मेल है, और ये एलिजाबेथ कॉबलर रोज जो है ये फीमेल है, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना आप लोगों ने। एलिजाबेथ कॉबलर रोज आइडेंटिफाई 5 स्टेजेस ऑफ कोपिंग विद डेथ। इसने कहा था कि डाइंग पेशेंट या किसी की, हमारी किसी फैमिली मेंबर की या हमारी किसी लव वन की डेथ होती है, तो हम जो है इन 5 स्टेजेस से जो है ये गुजरते हैं। अब वो 5 स्टेजेस कौन कौन से हैं?
वो 5 स्टेजेस है: डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। और इसको हम एक सिनोनिम या एक एक्रोनिम देते हैं, उसको हम कहते हैं डबडा। डबडा इसे लोग अक्सर स्टूडेंट जो है वो किस चीज से याद करते हैं? डबडा से। DA और B और DA। ठीक है, अब ये माउस सही नहीं चल रहा, यहाँ पे सही नहीं लिख सकता मैं, अब क्या करूं? ठीक है, तो एक एक से जो है वो फर्स्ट वर्ड ले लो। ठीक है, DABDA। ठीक है, तो आप हम इस तरह वैसे याद करते थे, बाकी उसे हम डबडा नहीं कह सकते, लेकिन हम इसे याद करते हैं इस तरह। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट स्टेज है डिनाइल, द नेक्स्ट स्टेज इज एंगर। ठीक है, थर्ड स्टेज जो है वो है बार्गेनिंग, द फोर्थ स्टेज जो है वो है डिप्रेशन एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस। वही है ग्रीफ एंड लॉस। उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रही है, जस्ट लाइक 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ और लॉस, डेथ क्या है? अगर कोई डाइंग पेशेंट है तो वो खुद जो है वो अपने आप को लॉस कर रहा है, वो खुद लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वही ग्रीफ आएगा। अगर कोई और बंदा है, ठीक है, अगर किसी का लव वन, किसी का फैमिली मेंबर जो है उसकी डेथ हो रही है या उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो उसने भी इसी स्टेज से जो है वो गुजर के जाना है। ठीक है, तो सेम वही स्टेजेस है। स्टेजेस ऑफ ग्रीफ भी कहते हैं इसे, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ एंड लॉस भी कहते हैं, स्टेजेस ऑफ डाइंग या डेथ भी कहते हैं इसे। ठीक है, सेम वही तेरी है ये। ओके, द फर्स्ट स्टेज इज डिनाइल। डिनाइल में क्या है? डिनाइल इज रेजिस्टिंग द होल आइडिया ऑफ डेथ। नो, आई एम नॉट और शी इज नॉट। डिनाइल में हम क्या करते हैं? कंप्लीटली आप रियलिटी को रिफ्यूज करते हो, रियलिटी को आप मानते नहीं हो। डिनाइल इज रेजिस्टिंग द होल आइडिया ऑफ डेथ। आप बिल्कुल आइडिया जी जो डेथ का होल आइडिया है ना, आप इसे ही बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है, आप कहते हो नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं उसके साथ जो है वो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मेन कुछ चीजें यही है। अब नेक्स्ट वन जो है वो क्या है? एंगर। एंगर में क्या करते हैं? वाई मी, वाई हर, वाई नॉट यू। एंगर में हम क्या करते हैं? हम अपना गुस्सा निकालते हैं कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों इस तरह हुआ, या उसके साथ ही क्यों। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है? बार्गेनिंग है। एट दिस स्टेज इंडिविजुअल आर ट्राइंग टू निगोशिएट देयर वे आउट ऑफ डेथ। इसमें हम क्या करते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजार लूँगा, लेकिन ये कि डेथ से डर लगता है कि मैं जो है वो ज़िंदा रहूँ, कोई बात नहीं मैं बेड पे रहूँगा। या हम जो अपने लव वन के लिए कहते हैं कोई बात नहीं मेरे सामने तो रहेगा, मतलब बेड पे रहे, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी डेथ ना हो। ठीक है, क्योंकि डेथ क्या है? डिसअफेयर। वो बिल्कुल डिसअफेयर हो जाएगा, वो बंदा खत्म हो जाएगा सारा कुछ। तो इस स्टेज में हम क्या करते? इस स्टेज में हम बार्गेनिंग करते हैं, हम जो है वो गॉड से, अल्लाह ताला से निगोशिएट करते हैं चीज़ों को। कोई और वे देखते हैं कि डेथ से बच जाए, कोई और वे हम देखते हैं। ठीक है, अब फोर्थ स्टेज क्या है? डिप्रेशन। द इंडिविजुअल एट दिस स्टेज इज ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ लॉस। फोर्थ स्टेज में वो डिप्रेस हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि ठीक है अब कुछ होना नहीं है, वैसे निगोशिएट भी उसने किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उसमें सेंस ऑफ लॉस जो है वो आ जाता है, और सेंस ऑफ लॉस की वजह से वो ओवरवीम हो जाता है। वो सारी चीजें जो वो अपनी ऊपर ले लेता है, वो डिप्रेस हो जाता है, वो इमोशनली हर्ट हो जाता है। ठीक है, इन द लास्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस। पीपल आर फुली अवेयर दैट डेथ इज इम्पेंडिंग। में पता चल जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज को। इन दिस स्टेज इंडिविजुअल नियर डेथ मेक पीस विद डेथ एंड मे वांट टू बी लेफ्ट अलोन। एक्सेप्टेंस में लोग फिर क्या कहते हैं? अगर डाइंग पेशेंट है तो वो कहता है कि बस मुझे अकेले ही छोड़ दो, मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो, बिल्कुल अकेला रहना छोड़ दो। वो सिर्फ अल्लाह ताला से बातें करना शुरू कर देता है, या जो है वो अपने लव वन के साथ, या जो उसके बच्चे है, उसकी फैमिली है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है, उनके साथ बातें करता है। उसे पता चलता है कि अब इस चीज से जो है वो मुझे बचना नहीं है, मौत तो अब आनी ही आनी है। तो डेथ के करीब वो अपने डेथ को पीसफुल बना देते हैं, उसको मेमोरेबल बना देता है, अपने लास्ट मूवमेंट को वो मेमोरेबल बनाता है। पर्सन इन दिस स्टेज आर often unemotional and uncommunicative। कभी कभार इस स्टेज में लोग जो है वो अनइमोशनल हो जाते हैं,
इमोशनली वो उनकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, अनकम्युनिकेटिव हो जाते हैं, बोलते नहीं या खामोश हो जाते हैं। ठीक है, ये 5 स्टेजेस अभी हमने पढ़े। डिनायल में हम क्या कहते हैं? नो, नॉट मी, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। एंगर में हम क्या कहते हैं? वाई मी, मैं ही क्यों। बार्गेनिंग में करते हैं यस, हाँ ठीक है, बट हम नेक्स्ट कोई और रास्ता ढूंढते हैं। एंड डिप्रेशन में हम डिप्रेस हो जाते हैं, हाँ इट्स मी। ठीक है, और एक्सेप्टेंस में हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, इट्स अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, सबके साथ होता है। ठीक है, खुद को दिलासा देते हैं, दूसरों को दिलासे देते हैं कि हम सब आए इस दुनिया में जाने के लिए, हर इंसान ने जो है वो मरना है। हमने पढ़ा है ना कि डेथ क्या है? डेथ इज यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, हम सब ने उससे गुजर के जाना है, हमने उस चीज को एक्सपीरियंस करना है। तो एक्सेप्टेंस में हम इस चीज, उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हैव टू गेट माई लाइफ इन ऑर्डर। दोबारा से हमें जो है वो अपनी लाइफ को एक ऑर्डर में लेके जानी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू? ठीक है, अब नेक्स्ट वन क्या है कि डेथ की फियर्स क्या है, कौन कौन सी फियर्स आती है डेथ की। तो फर्स्ट वन जो है वो फिजिकल फियर है। अब फिजिकल फियर क्या है? फिजिकल फियर क्या है? अब फिजिकल फियर जो है वो है, अच्छा, अच्छा एक बच्चे का क्वेश्चन है कि डिप्रेशन में भी एक्सेप्ट कर लेंगे। डिप्रेशन में जो है हम उस चीज को एक्सेप्ट इस तरह नहीं करते, हम डिप्रेस हो जाते हैं। हम उस चीज को देखते हैं कि ये जो है ये हमारी ऊपर है, अब ये आ गया है मेरे ऊपर। डिप्रेशन में हम कहते हैं हाँ इट्स मी, ठीक है, हमारे ऊपर आ गया। एक्सेप्टेंस में हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। डिप्रेशन में हम कुछ हद तक उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें डिप्रेस हो जाते हैं कि इट्स मी, हम इस तरह करते हैं। एक्सेप्टेंस में हम अपनी लाइफ को दोबारा जो है एक ऑर्डर में लेके जाते हैं, एक लाइन में लेके जाते हैं। ठीक है, ओके। अब फियर कौन कौन सी है डेथ की? फिजिकल डेथ, फिजिकल फियर है, सोशल फियर है, इमोशनल फियर है। अब फिजिकल में क्या है? हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी और के ऊपर। ठीक है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी और के ऊपर, डिपेंडेंसी आ जाती है हमारे अंदर, हम अपने काम खुद नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट स्टेज पे लोग जो है वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल फिजिकली जो है वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, उनके सारे काम जो है वो कौन करते हैं? फिर फैमिली मेंबर्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है? लॉस ऑफ फिजिकल फैकल्टीज। फिजिकली जो है वो इमोबाइल हो जाता है, उसकी मोबिलिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, म्यूटिलेशन, पेन। ठीक है, अब फिजिकल डिपेंडेंसी में लास्ट स्टेज पे जो है ना, सबसे पहले क्या हमने पढ़ा कि लास्ट स्टेज पे क्या होता है? लास्ट स्टेज पे वो बिल्कुल, आवाज आ रही है? ठीक है, ओके। तो लास्ट स्टेज पे कुछ चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले है डिपेंडेंसी के बारे में हमने पढ़ा। लास्ट ये जो वो इमोबाइल हो जाता है। नेक्स्ट है म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन क्या होती है? म्यूटिलेशन जो है, म्यूटिलेशन का मतलब ये है कि एक सीरियस डैमेज आ जाता है। ठीक है, एक सीरियस डैमेज आ जाता है म्यूटिलेशन में। एक सीरियस डैमेज वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अब मेरी कुछ चीजें जो है वो मैं लॉस कर चुका, वो एक्सेप्ट कर लेता है। एंड द नेक्स्ट वन इज पेन। पेन बहुत ज्यादा होती है लास्ट में। अब सोशली उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी? सेपरेशन फॉर फ्रॉम फैमिली, वो फैमिली से सेपरेट हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। और उसके माइंड में एक ही चीज चलनी रहेगी, अभी तो बहुत काम करने थे, अभी तो बहुत काम बाकी है। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है किसी ने? ऑलमोस्ट सबने देखी होगी। उसमें एक लड़का होता है, एक यंग लड़का होता है, जहीर भाई। वो लड़का आता है डॉक्टर के पास,
और वो डॉक्टर उसे कहती है कि अपने किसी फैमिली मेंबर को बुलाओ। वो सीधा एक ही क्वेश्चन पूछता है, मेरे पास कितना टाइम है, मेरे पास कितना टाइम है। वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने। तो वहां पे क्या शुरू करता है, वो वहां पे कहते हैं हाँ अभी तो बहुत काम करने थे, अभी तो मैंने ये करना था, अभी मैंने वो करना था, अभी मैंने ये करना था, अभी मैंने वो करना था। तो डाइंग स्टेज पे सोशली आप जो इस चीज पे आ जाते हो कि लिविंग बिहाइंड अनफिनिश्ड बिजनेस। अभी तो बहुत सारे काम करने हैं मैंने, अभी तो बहुत सारी जो है वो अनफिनिश्ड बिजनेस है यहाँ पे मेरे पास। और वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज इमोशनल। हम सारे जो है ना, हमारा एक नेचुरल फिनोमेना है कि हम डेथ के लिए प्रिपेयर नहीं है। कोई भी बंदा डेथ के लिए प्रिपेयर नहीं है। कौन कहता है कि हाँ मैं प्रिपेयर हूँ, मुझे जो है अब मौत आ जाए? कोई नहीं कहता। तो हम हमेशा जो है वो बीइंग अनप्रिपेयर फॉर डेथ, डेथ के लिए हम हमेशा अनप्रिपेयर रहते हैं। और हम ये सोचते हैं कि मौत के बाद मेरे साथ क्या होगा, मौत के बाद मेरे साथ क्या होगा। इमोशनली हम डिप्रेस हो जाते हैं, उस चीज के बारे में सोचते हैं। और साथ में हेल्पलेस हो जाते हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते उसमें। मौत आनी है तो आनी है, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब आपने इंटरवेंशंस फियर के लिए कैसे करनी है, उसका फियर कैसे खत्म करना है। टॉक इज नीडेड। अगर उसे जरूरत है उससे बात करो। ठीक है, अगर उसे जरूरत है तो उससे बात करो। उसे जो है वो वरवीम ना करो, उसे जो है वो और टेंशन ना दो। अगर जब भी आप उस पेशेंट को जरूरत है आपकी, आप पेशेंट के पास जाओ, उससे बात करो। द नेक्स्ट वन इज अवॉइड सुपरफिशियल आंसर्स, गॉड्स विल। इस चीज से जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो उस चीज को आराम से बैठ के सही तरह उस चीज को एक्सप्लेन करो। आप ये ना कहो कि हाँ ठीक है बस अल्लाह की मर्जी है। नहीं, तो वो उस चीज को और जो है वो डिप्रेस करेगा, और उसके दिल में जो है वो खौफ आएगा। आप उस चीज को एक्सप्लेन करो, अल्लाह की मर्जी है। आप उस चीज को एक्सप्लेन करो। ठीक है, रियलिटी के साथ जो है वो एग्जाम्पल्स दो, सुपरफिशियल आंसर्स ना करो। प्रोवाइड रिलीजियस सपोर्ट एज अप्रोप्रिएट। रिलीजियस सपोर्ट दे दो उन्हें। मुस्लिम है तो उन्हें जो है वो मौलवी साहब से, या जो है हम जो अगर खुद जो है वो आप तिलावत कर लो उसके साथ, ठीक है, कुरान पढ़ो, जो भी। अगर क्रिश्चियन है तो वो इस तरह अपने मज़हब के अपने रिलीजन के हिसाब से जो फादर होते हैं उनके, जो पास्टर्स होते हैं उनके, ठीक है, या खुद जो है वो लोग बाइबल पढ़ते हैं, वो पढ़ो। किसी और मज़हब से है, ठीक है, तो उनके मज़हब से उनके रिलेटेड जितनी भी वो रिलीजियस सपोर्ट है वो उन्हें दे दो। स्टे विद द पेशेंट इज नीडेड। जितना पेशेंट को ज़रूरत है उतना उसके साथ उसके पास स्टे करो। आप लोगों ने नॉर्मली एक देखा होगा, हम आईसीयू में काम करते हैं, आईसीयू में हमें जो है एक ही बात करते हैं सीनियर्स भी, डॉक्टर्स भी, मैनेजमेंट भी, कि आईसीयू में किसी को आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आप लोगों ने क्या कभी नोट किया है कि जब किसी पेशेंट की कंडीशंस ख़राब होती है ना, पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो रही होती है, पेशेंट जो है वो डेथ की तरफ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, यार बेचारा जो है वो लास्ट स्टेज पे है, इसकी फैमिली को एटलीस्ट जो है आप आने दो, परमिट करो इसकी फैमिली को। तो तब हम उसकी फैमिली को इजाज़त देते हैं कि पेशेंट के पास आओ, पेशेंट के पास टाइम स्पेंड करो। तो स्टे विद द पेशेंट इज नीडेड। वर्क विथ फैमिली टू स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट। फैमिली के साथ काम करो, फैमिली को जो है वो स्ट्रेंथन बनाओ, फैमिली को जो है वो सपोर्ट करो आप। ठीक है, ओके। अब अगर जब डेथ करीब आ रही हो ना, तो बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आ रही है, बॉडी चेंजेस इंडिकेटिंग इम्पेंडेंट डेथ। ये पहले एक बच्ची का क्वेश्चन था। जब डेथ करीब आ रही हो कौन कौन सी साइन सिम्टम्स आती है बॉडी में, कौन कौन सी चेंजेस आती है बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहले है सर्कुलेशन, मॉटलिंग ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। द नेक्स्ट वन इज पल्मोनरी। ठीक है, अब सर्कुलेशन में कौन कौन सी चेंजेस आ रही है। सर्कुलेशन जो है वो मोटल हो जाती है।
ठीक है। मोटल का क्या मतलब है? मोटल का क्या मतलब है? कलर्स आ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं, सर्कुलेशन ऐसी हो जाती है ना जैसे आपके बॉडी पे स्पॉट्स हो, छोटे छोटे या बड़े बड़े। इम्पेंडिंग डेथ से पहले जो है वो स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लड एक एक जगह जो है वो ब्लड रुकना शुरू हो जाती है, स्पॉट्स आ जाते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? पल्मोनरी। पल्मोनरी में क्या होता है? डेथ रेटल्स आ जाते हैं। डेथ रेटल्स क्या है? डेथ रेटल्स एक मेडिकल टर्म है जो कि साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। जब पेशेंट डेथ के करीब जाता है ना, तो उसका सलाइवा जो है ना वो थ्रोट के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, और उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक रेटल साउंड, जिसको हम डेथ रेटल्स बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वन जो है वो काइन स्ट्रोक रिस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। व्हाट इज काइन स्ट्रोक रिस्पिरेशन? ये आप लोगों ने मुझे बताना है। स्टार्ट से आप लोग पढ़ रहे हो तो काइन स्ट्रोक रिस्पिरेशन, काइन स्ट्रोक क्या है? व्हाट इज काइन स्ट्रोक रिस्पिरेशन? काइन स्ट्रोक, एनीवन? किसी को पता है काइन स्ट्रोक क्या है? नहीं पता? अच्छा, काइन स्ट्रोक रिस्पिरेशन क्या है? काइन स्ट्रोक एक नॉर्मल पैटर्न है रिस्पिरेशन का, जिसमें क्या होता है, जिसमें डीप रिस्पिरेशन होती है, ठीक है, और कभी कभार फास्टर भी होती है। पहले जो है वो डीप रिस्पिरेशन होती है, डीप या फास्टर रिस्पिरेशन होती है, और आराम आराम से जो है वो डिक्रीज होती जाती है, आराम आराम से वो डिक्रीज होती जाती है, और फिर स्टॉप हो जाती है, टेम्पररी स्टॉप हो जाती है, परमानेंट नहीं। ब्रीदिंग जो है वो टेम्पररी स्टॉप हो जाती है, एपनिया में चला जाता है पेशेंट। ये पैटर्न जो है ये बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, 30 सेकंड्स बाद, 2 मिनट्स बाद जो है ये बार बार रिपीट होता है। 30 सेकंड से लेके ये साइकिल जो है 30 सेकंड से लेके 2 मिनट का साइकिल होता है, और ये साइकिल जो है वो बार बार इस तरह आगे जाता है। एक्सक्यूज मी। ठीक है। ओके, बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल वरदा, यू आर राइट। पहले फास्टर और डीप रेस्पिरेशन होती है, देन स्टॉप हो जाती है, ठीक है, और ये साइकिल जो है ये बार बार रिपीट होता है, ठीक है। और इस साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है? वो 2 से लेके या 30 सेकंड से लेके 2 मिनट्स तक होता है। ठीक है। ओके। इसके अलावा स्किन के ऊपर कौन कौन सी चेंजेस आती है? स्किन जो है वो क्लेमी हो जाती है, डस्की हो जाती है, ग्रे कलरेशन हो जाती है। डस्की स्किन क्या होता है? डस्की स्किन क्या होता है? व्हाट इज डस्की? चलो क्लेमी हम कहते हैं कि चलो क्लेमी हो गई है। डस्की क्या होती है? डस्की ये होती है ना वो, इस तरह वो दराड़े पड़ जाती है स्किन के ऊपर, वो इस तरह लाइंस पड़ जाती है, ठीक है, वो एक ग्रुप्स बन जाती है स्किन के ऊपर। स्किन जो है वो बिल्कुल वो क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। तो लूजनेस की वजह से जो है वो वहाँ पे दराड़े पड़ जाती है, ठीक है, उसे डस्की स्किन कहते हैं। तो स्किन जो है वो डस्की हो जाती है, ग्रे कलरेशन हो जाती है, ठीक है, और क्लेमी हो जाती है। अच्छा, एमन बहुत टाइम से आई हो वैसे। एमन कह रही है आई मीन, मैंने कहा बड़ी टाइम से आई हो, 9:40 हो गई, 20 मिनट का लेक्चर रह गया। ठीक है, लास्ट स्लाइड रिपीट कर दूं? ओके। ठीक है। रॉली का लास्ट स्लाइड अभी देखो। जब कोई पेशेंट जो है वो डाइंग स्टेज में होता है तो उसकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती है, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो डेथ की तरफ जाता है। सबसे पहले सर्कुलेशन है, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज की सर्कुलेशन जो है वो, लोअर एक्सट्रीमिटी की सर्कुलेशन जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, और उसकी वजह से स्किन के ऊपर जो है वो स्पॉट्स बन जाते हैं। स्किन के ऊपर जो है वो स्पॉट्स बन जाती है, मोटलिंग हो जाती है, मोटलिंग जो है रेड स्पॉट्स बन जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पल्मोनरी। पल्मोनरी के अंदर जो है उनका स्लाइवा जो है ना वो थ्रोट के अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब स्लाइवा थ्रोट के अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है उसको हम डेथ रेटल्स कहते हैं, एक साउंड्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है वो काइन स्ट्रोक रिस्पिरेशन होता है। काइन स्ट्रोक रिस्पिरेशन क्या है? डीपर या फर्स्ट रिस्पिरेशन होती है, ठीक है, और आराम आराम से कम होती जाती है, कम होती जाती है, और बिल्कुल एपनिया में चला जाता है पेशेंट, टेम्पररी एपनिया में, ठीक है, परमानेंट में नहीं।
और ये साइकिल जो है ये बार बार रिपीट होता है, 30 सेकंड से लेके 2 मिनट्स तक ये साइकिल होता है और ये बार बार जो है ये रिपीट होता है। ठीक है, समझ आ गई रॉली का? ठीक है, अब स्किन हम पढ़ रहे हैं। स्किन के अंदर जो स्किन क्लेमी, कोल्ड क्लेमी हो जाती है, ठीक है, डस्की हो जाती है, ठीक है, और ग्रे डिस्कलरेशन हो जाती है। नेक्स्ट वन इज आईज। आईज जो है वो डिस्कलर हो जाती है। आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा पेशेंट्स को आईसीयू में, उनकी आईज का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो डीपर सेट हो जाती है। डीपर सेट का क्या मतलब है? ऐसे हो जाती है जैसे सूरज गुरूब होता है। उनकी सिर्फ आप अगर उनकी आंखों को देखो ना, सिर्फ आपको व्हाइटिश पार्ट नजर आएगा। ये जो ब्लैक पार्ट है ना, ये बिल्कुल नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जो है वो सेट हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। इस तरह हम कहते हैं ना कि सूरज जो है, जिस तरह सूरज जो है वो गुरूब होता है, इसी तरह उनकी आंखें जो है वो नीचे चली जाती है, डीपर सेट हो जाते हैं। इन ब्रूश ब्रूश अपीयरेंस। और ऐसे लगता है जैसे आपको ना, या तो वाइटिश नजर आएंगे, या आपको ऐसे लगेगा जैसे उसके अंदर खून खून है, ब्लड है उसके अंदर, ब्लीडिंग हो रही है उसके अंदर, या ब्लूइश हो जाती है उसकी ब्लड की वजह से। ठीक है, तो आइस के अंदर ये चेंजेस आती है। आ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? क्योंकि यहाँ से आगे फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल तीन फिर एक नए कॉन्सेप्ट्स हैं कि चूजिंग द वे वन डाइज, पीपल नाउ हैव चॉइसेस। लोगों के पास जो है वो चॉइस होती है कि लोग किस तरह मरना चाहते हैं। डीएनआर, लिविंग विल, या यूथनेसिया। अब डीएनआर क्या है? हम अक्सर, आप लोगों ने हॉस्पिटल में सुना होगा, पेशेंट डीएनवी डीएनआर है, पेशेंट डीएनवी डीएनआर है, फुल कोड है पेशेंट। इसका क्या मतलब है? एनीवन? फुल कोड का क्या मतलब है? डीएनआर का क्या मतलब है? डीएनवी का क्या मतलब है? कोई भी आंसर कर सकता है, कोई आंसर करो। सबने सुना होगा कि पेशेंट जो है वो डीएनआर है, पेशेंट जो है वो डीएनवी है, पेशेंट जो है वो फुल कोड है। मतलब क्या है इसका? कि पेशेंट डीएनवी डीएनआर या फुल कोड है। नहीं सुना कभी? अक्सा ने नहीं सुना, और तो किसी ना किसी ने तो सुना होगा, लेकिन अक्सा ने नहीं सुना। डीएनआर, डू नॉट रिसिसिटेट। किरण, किरण ने सुना है। डू नॉट रिसिसिटेट। डू नॉट रिसिसिटेट का क्या मतलब होता है? पेशेंट खुद कहता है या उसके फैमिली कहती है कि अगर हमारे पेशेंट की हालत ख़राब हो गई है ना, तो उसे रिसिसिटेट नहीं करना। रिसिसिटेट का मतलब क्या है? उसे जो है वो वेंट पे नहीं डालना, उसे जो है वो जो हम एक्सेसिव ट्रीटमेंट करते हैं या जो है एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं वो नहीं करना। ठीक है, तो डू नॉट रिसिसिटेट कहते हैं। दूसरा है डीएनवी। डीएनवी का मतलब है डू नॉट वेंटिलेट। डू नॉट वेंटिलेट। ठीक है, डीएनवी का मतलब है, अच्छा थोड़ा सा वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो डीएनवी का मतलब सुलेमान, वेरी गुड, सुलेमान भी आ गया। चलो, ओके। तो सीपीआर वगैरह नहीं करना, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वेंट पे नहीं डालना पेशेंट को, एंट्यूबेशन नहीं करनी पेशेंट के। ठीक है, डीएनआई भी होता है, डो नॉट इंट्यूबेट। ठीक है, ये लोग फिर उस, लेकिन ये सारी चीजें ये डीएनआर से निकली है। ठीक है, ये सारी डीएनआर से निकली है। दूसरा है लिविंग विल। लिविंग विल क्या है? एथिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। लिविंग विल क्या है? व्हाट इज लिविंग विल? उसमें तो जरूर पढ़ा होगा। व्हाट इज लिविंग विल? नहीं, लिविंग विल नेचुरल डेथ। ठीक है, अच्छा मिशेल उसकी कह रही है, डीएनआर का कह रही है कि अलाउ नेचुरल डेथ। ठीक है, ओके, वेरी गुड। लिविंग विल जो है ना, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें लिखते हैं कि अगर मेरी हालत ख़राब हो गई है, ठीक है, तो मेरी जगह जो है, या अगर मैं इस हालत पे पहुंचता हूँ कि मैं जो है अपने फैसले खुद नहीं ले सकता, तो मेरे फैसले जो है वो प्लाना बंदा लेगा, मेरी फैमिली का प्लाना मेंबर जो है वो इस चीज़ का फैसला करेगा। इसे कहते हैं लिविंग विल। ठीक है,
द नेक्स्ट वन इज यूथनेजिया। व्हाट इज यूथनेजिया? आप लोगों ने गुजारिश मूवी किस किसने देखी है? गुजारिश, गुजारिश, गुजारिश मूवी किस किसने देखी है? ऋतिक रोशन की मूवी है गुजारिश। उसमें यूथनेजिया है। यूथनेसिया क्या है? यूथनेसिया लिविंग, मतलब यूथनेसिया में जब कोई बंदा आपको कहता है मर्सी किलिंग, ठीक है, कि वो खुद जो है वो डेथ चाहता है, उसे क्या कहते हैं? वो यूथनेसिया कहते हैं, ठीक है। यूथनेसिया इज मर्सी किलिंग, ठीक है, खुद लाइफ को एंड करना, बिल्कुल। उसकी फिर मुख्तलिफ टाइप है, पैसिव है, एक्टिव है, एक्टिव पैसिव है, वो काफ़ी सारी टाइप्स है, ठीक है। आपने नहीं देखी, देखनी चाहिए थी आप लोगों को, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, सिर्फ ये चीज़ें नहीं है, मूवीज़ में से हम कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो हम देखते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो यूथनेसिया जो है वो क्या है, वो उसमें पेशेंट जो है वो आपको कहता है कि या मुझे कोई इंजेक्शन लगाओ, या मुझे जो है वो मरने दिया जाए, या मुझे जो है वो कोई इंजेक्शन लगाओ कि मेरी जो है मेरी मौत जल्दी आ जाए, ये ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या, ये यूथनेसिया के अंदर आती है, ठीक है। ओके, बिल्कुल। बंदा खुद चूज करता है डेथ को, से यूथनेसिया कहते हैं। असिस्टेड सुसाइड भी कहते हैं। असिस्टेड सुसाइड वन ऑफ द फॉर्म ऑफ यूथनेसिया, ठीक है। असिस्टेड सुसाइड इज वन form of euthanasia, the practice of assisting terminally ill patient to die more quickly. असिस्टेड सुसाइड और यूथनेसिया में एक चीज़ ये, असिस्टेड सुसाइड असल में ये कि एक पेशेंट है वो मर रहा है, ठीक है, और आप उसे जो है उसको कोई ऐसी चीज़ दे देते हो, या उसको कोई चीज़ ऐसी चीज़ बंद कर लेते हो, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी लाइफ जो है वो एंड होती है, ठीक है। तो वो क्या है? वो यूथनेसिया है, ठीक है। या वो जो है ये असिस्टेड डेथ है, ये आप जो है वो खुद जो है वो सुसाइड करना चाहते हो, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो, ठीक है, फिर मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? इधर यू में
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर सोच रहे होंगे कि ईद की, कि अब ईद के हवाले से बातें करें आज। ईद की छुट्टियां है, हमें भी है, हमें भी थोड़ा सा सुकून दे दो। ईद की छुट्टियां तो होनी है। नहीं, रिलीजियसली असिस्टेड सुसाइड अलाउ नहीं है। खुदकुशी है, खुदकुशी तो हर मजहब में हराम है। और अगर आप असिस्ट करते हो तो आप कातिल हो, कत्ल भी हराम है। तो रिलीजियसली जो है ये अलाउ नहीं है असिस्टेड सुसाइड। एक तरफ से एक बंदा सुसाइड कर रहा है वो भी हराम है, एक तरफ से दूसरी तरफ से जो दूसरा बंदा जो है वो हेल्प कर रहा है तो वो भी हराम है। ठीक है। लीगली भी अलाउ नहीं है। कुछ मुल्कों में जो है वो लीगली जो है वो अलाउ है, लेकिन रिलीजियसली इस चीज़ को, रिलीजियस जो है इस चीज़ को, इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। कोई भी रिलीजन जो है वो इजाज़त नहीं देती। ठीक है, कौन कौन है? साइमन सफर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन सर आपके ख्याल में होना चाहिए अलाउ कि नहीं? क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप अगर एक इंसान को आप कत्ल कर रहे हो, ठीक है, या उसको सुसाइड करने में हेल्प आउट कर रहे हो तो आप कातिल हो गए। तो कैसे अलाउ होनी चाहिए ये चीज़? बहुत बड़ा जुल्म है। अच्छा, जुल्म तो है। चले, चले फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है। तो कौन सा जुल्म है? किस जुल्म की बात कर रहे हो आप लोग? मैं यूथनेसिया और ये असिस्टेड सुसाइड वगैरह इस जुल्म की बात कर रहा हूँ, कॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहाँ पे फिर एंड करते हैं। और 37 प्रेजेंट है आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम आगे पढ़ेंगे कल। अच्छा, राधिका।